भारत में एक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है जिसमें स्टॉक मार्केट में काफी कम चर्चा होती है, चिल्ड्रन डेवलपमेंट और स्पेशलाइज्ड केयर सर्विसेज। और इसी सेक्टर से जुड़ी एक पहली बार कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है जिसका नाम है रेज ऑफ बिलीव्स, जो कि मॉम्स बिलीव ये ब्रांड के नाम से काफी ज्यादा चर्चित हुई है। मॉम बिलीव्स के जरिए बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर के लिए पर्सनल इंटरवेंशंस और डेवलपमेंट केयर सर्विसेज दी जाती है। आईपीओ लगभग मार्केट से 125 करोड़ रुपए जुटाने वाली है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही है कि आईपीओ के जरिए कितना पैसा बन सकता है और इन्वेस्टर को क्या क्या फायदा हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईपीओ की ग्रोथ जो है कंटिन्यू ऐसे ही रहने वाली है और 239 के प्राइस बैंड के ऊपर आईपीओ खरीदना एक अच्छा दाव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आईपीओ की डिटेल जानकारी। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल खांडे ध्रुवी फाइनेंशियल्स की ओर से आईपीओ की पूरी डिटेल आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले देखते हैं रेज ऑफ बिलीफ के जो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं। 1 सितंबर 2026 को मार्केट में आईपीओ लॉन्च होने वाला है। 3 सितंबर 2026 को आईपीओ का सब्सक्रिप्शन पूरा बंद होने वाला है। इसका जो प्राइस बैंड रहने वाला है 227 रुपए से लेकर 239 के बीच में रहने वाला है। लॉट साइज जो रहने वाली है 62 शेयर्स की पर शेयर्स के लॉट रहने वाली है। मतलब आपको मल्टीप्लाइड बाय 62 में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम लॉट एप्लीकेशन रहने वाले 62, यानी आपको अगर अपर प्राइस बैंड के ऊपर अप्लाई करना है तो 14,818 रुपए का आपको मिनिमम एप्लीकेशन का अमाउंट रहने वाली है, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ का जो फ्रेश इशू रहने वाला है करीब 52 लाख शेयर्स का, लगभग 125 करोड़ का पूरा जो फ्रेश इशू रहने वाला है। अगर आईपीओ का जो प्राइस बैंड दिया है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो मार्केट में जो कंपनी का जो कैपिटल जो रहने वाला है लगभग 499.55 करोड़ का कैपिटल रहने वाला है। अलॉटमेंट जो होने वाले 4 सितंबर के आसपास कंपनी में अलॉटमेंट होने वाला है। रिफंड और डीमैट में जो शेयर क्रेडिट होने वाले हैं लगभग 7 सितंबर को होने वाले हैं। और ये जो कंपनी है एनएससी और बीएससी दोनों जगह पे लिस्टिंग होने वाली है लगभग 8 सितंबर को 2026 में लिस्ट होने वाली है। अभी जानते हैं कंपनी की डिटेल जानकारी, कंपनी का फंडामेंटल क्या है। कंपनी की जो शुरुआत 2017 में हुई थी, लगभग 2018 में गुड़गांव में पहला उनका सेंटर शुरू हुआ था। और ये जो कंपनी है मॉम बिलीव्स ब्रांड के तहत बच्चों को स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट के लिए केयर सर्विसेज देती है। लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट डिलेज ऐसे काफी सारे इंटरवेंशन प्रोग्राम शामिल होते हैं। कंपनी मुख्य रूप से 18 महीने से और 12 साल के बच्चों को सर्विसेज देती है, जबकि कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम में 15 साल तक बच्चों को भी उपलब्ध करा देती है। यहाँ से कंपनी की सबसे बड़ी ग्रोथ स्टोरी दिखाई देती है कि 2023 में कंपनी के सिर्फ 71 सेंटर थे और 31 मार्च 2026 में लगभग वो संख्या बढ़कर 136 सेंटर बन चुके हैं। यानी कुछ ही सालों में कंपनी के जो सेंटर है लगभग दुगना से ज्यादा हो चुके हैं। आज इस सेंट्रल भारत में लगभग 57 सिटीज में और 20 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में उनका शामिल हुए सेंटर्स है। और एक खास बात के ऊपर जानकारी दिया जाए तो ये कंपनी टियर 2 और टियर 3 सिटीज में भी सेंटर्स उनके अवेलेबल्स है। अभी जानते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल और स्केल के बारे में, कंपनी कैसे स्केल कर सकती है आगे चल के। रेज ऑफ बिलीफ का बिजनेस सिर्फ एक थेरेपी सेंटर नहीं है, इसमें कई सेंटर्स है। अर्ली इंटरवेंशन, पेरेंटल गाइडेंस, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज, लैंग्वेज थेरेपीज और फैमिली सपोर्ट जैसी सर्विसेज शामिल है। कंपनी का सेंटर लगभग 150 से ज्यादा टीचिंग टूल्स है। वही होम बेस्ड लर्निंग किट्स में 2000 से भी ज्यादा टीचिंग टूल इसमें शामिल हुए हैं। 31 मार्च 2026 तक कंपनी के पास में 340 से ज्यादा फुल टाइम क्लिनिकल प्रोफेशनल्स की टीम थी। यानी कंपनी धीरे धीरे एक सिंगल सेंटर बिजनेस से एक बड़े मल्टी सिटी डेवलपमेंट केयर की तरफ बदल रही है। जून 2025 में कंपनी ने यूएस बेस्ड एक मॉम्स ऑफ बिलीव्स कंपनी को पूरा एक्वायर कर लिया है। तो ये थी जानकारी कंपनी के बारे में। अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या हो सकता है आगे चल के, वो भी उससे अपने को एनालाइज हो सकता है। फाइनेंशियल 2024 में कंपनी का जो टोटल इनकम था लगभग 30.76 करोड़ का था और वही बढ़कर लगभग 2025 में 36.54 करोड़ का हो चुका है। फाइनेंशियल 2026 में टोटल इनकम जो है करीब 82 करोड़ हो चुका है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल 2025 और 26 में टोटल रेवेन्यू का जो परसेंटेज है 125% से ग्रोथ मिल चुकी है कंपनी को। अभी जानते हैं कहानी का दूसरा हिस्सा, जहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट कैसा था। 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट था लगभग 0.85 करोड़ का और वही 2025 में बढ़कर 5.88 करोड़ हो चुका है। और फाइनेंशियल 2026 में पैट जो है थोड़ा घट के आया हुआ है, 4.96 करोड़ का हो चुका है। यहाँ पे रेवेन्यू में जोरदार उछाल दिखाई देती है पर वही प्रॉफिट में थोड़ी गिरावट दिखाई देती है और यही पॉइंट इन्वेस्टर बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता है। EBITDA जो 2025 से 3 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल 2026 में लगभग 12 करोड़ का हो चुका है। इसका मतलब ऑपरेशनल लेवल पे ऊपर बिजनेस काफी अच्छा मजबूती से इंप्रूवमेंट कर रहा है। अभी जानते हैं कंपनी की बैलेंस शीट कैसे परफॉर्म कर रही है। बैलेंस शीट के ऊपर नजर डालते ही 2026 में कंपनी का जो टोटल एसेट है 50.89 करोड़ थी और नेटवर्थ जो है लगभग 30.81 करोड़ का था। टोटल बोरोइंग जो है लगभग 3.61 करोड़ की थी। यानी ये देखने को मिलता है कंपनी का जो डेट है काफी ज्यादा हद से बढ़ नहीं रहा है, वो स्लोली बढ़ रहा है।
लेकिन आईपीओ के अप्लाई करने से पहले आईपीओ के वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। अगर आप अपर प्राइस के बैंड के हिसाब से अगर देखेंगे तो कंपनी का जो कैपिटेशन आ रहा है लगभग 499.56 करोड़ का आ रहा है। यानी मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ इन्वेस्टर को रेवेन्यू ग्रोथ देख के एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो घट के दिख रहा है। अभी जानते हैं कंपनी के बारे में तो कुछ पॉजिटिव बातें। पहला इंपॉर्टेंट थिंग है तेजी से बढ़ता हुआ नेटवर्क सेंटर्स। 71 सेंटर से लेकर 136 सेंटर्स तक पहुंच चुके हैं। कंपनी एक्सपेंशन कैपेबिलिटी दिखाई देती है। टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में प्रेजेंस होना ये एक इंपॉर्टेंट बात है। रेवेन्यू जो ग्रोथ है कंटिन्यूसली 125% से बढ़ चुकी है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। चौथी एक इंपॉर्टेंट बात देखा जाए तो कम बोरिंग है और बढ़ती नेटवर्थ है। और पांचवें और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है कि जहाँ पे कंपनी का यूएस में भी प्रेजेंस किया हुआ है, इसी वजह से कंपनी को भविष्य में इंटरनेशनल भी प्रेजेंस हो सकता है। इंटरनेशनल में ग्रोथ के चलते अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर रिस्क फैक्टर में बोला जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है कंसिस्टेंट नहीं है, यही एक इसमें रिस्क फैक्टर है। अदरवाइज देखा जाए तो कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, नेटवर्क सेंटर्स बना रही है, कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी चल रही है, टीयर 2 टीयर 3 सिटी में कंपनी बनी हुई है, तो ये काफी पॉजिटिव फैक्टर भी है कंपनी के पास में। आपको क्या लगता है इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मुझे कमेंट करके बताइए। एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। साथ ही में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, उसके ऊपर जाके भी आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।